तब उन्होंने ज्वाइन किया। तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक नहीं छेड़ा था, हमने कोई टॉपिक डिस्कस नहीं किया था, तो मैंने बोला था कि वो इंट्रोडक्शन पे ही रहा था लास्ट क्लास। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन स्ट्रीम। तो पहला यूनिट स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट है हमारा इसमें मिल नहीं रहा है, 1 मिनट वेट कर सकते हो।
तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला यूनिट है इसमें, वो रहेगा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि हम क्यों जा रहे हैं एचवीडीसी की तरफ। एचवीएसी में क्या ऐसी प्रॉब्लम है, हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनके बिना पे हम जा रहे हैं एचवीडीसी की तरफ। एचवीडीसी में क्या एडवांटेज है जिससे हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। अभी बहुत सारी कंट्रीज में एचवीडीसी जो ट्रांसमिशन लाइंस है वो इंस्टॉल की गई है, लेकिन नॉर्मली अभी जो ट्रांसमिशन हमारा चला लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन वो है एसी में ही। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता दूं इसका। एचवीडीसी और एचवीडीसी 700 century it was डीसी ट्रांसमिशन फर्स्टली। जो आपको पता होगा एडिसन ने डीसी इंट्रोड्यूस किया। तो डीसी में सबसे पहले डीसी था, डीसी में जो भी ट्रांसमिशन डीसी में होता था। अब ठीक आ रही है आवाज? यस सर, यस सर। ठीक है आपको? सर बीच बीच में रुक रही है आवाज। अब 2 मिनट वेट करना है, इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, ऑटोमेटिकली मीटिंग ऑफ हो रही है। मैं पहले चेक कर लेता हूँ। ओके सर। ओके, शायद अपडेट होगा। वैसे तो अपडेट किया है मैंने लेटेस्ट। ठीक है, मैं पहले चेक करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी पहले हुआ कि 1800 पहले हम जो भी जब इलेक्ट्रिसिटी इजाद हुई। सर आपका नेट स्लो है। नेट स्लो नहीं है मेरा, अब नेट ठीक चल रहा है। पता नहीं क्या बीच असल में क्या है, जब इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं और जब पीडीएफ फाइल भी शेयर करते हैं फिर थोड़ा सा इसमें इशू आ जाता है शायद। तो क्या करे, वॉइस अगर आया हो। अभी तो वहां पे मैंने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया, पता नहीं। असल में होता है कि इस टाइम ज्यादा दिक्कत आती है, 12 बजे से 2 बजे तक ये दिक्कत आती है ज्यादा, क्योंकि इस टाइम सब मतलब गूगल पे ज्यादा, इस पे ज्यादा लोड होता है सर्वर पे। सर आप कंटिन्यू कीजिए, अभी ठीक आ रही है आवाज। ठीक है, तो बैक इनटू 1800 सेंचुरी पहले जो भी पावर जब इजाद हुआ था तो उस समय क्या था, डीसी में हमने किया था। पहले जो भी इलेक्ट्रिसिटी थी वो डीसी में थी। तो उस टाइम फिर जब एडिसन ने इस पे काम करना शुरू किया, एडिसन ने बोला कि हम डीसी पे उसने डीसी मोटर भी बनाया था और डीसी पे जनरेटर भी उसने बनाया जो डीसी प्रोवाइड करता था उस टाइम। लेकिन उसकी उस टाइम वोल्टेज लेवल जो थी वो बहुत कम थी, वोल्टेज लेवल बहुत कम थी। तो फिर जब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई, फिर कम से कम 50-60 साल के बाद सिंगल फेज एसी इंट्रोड्यूस हुआ। तो सिंगल फेज एसी जब इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि डीसी में दिक्कत थी, डीसी में आपके पास ये तो मतलब फेज का कंसेप्ट ही नहीं है, और आपके पास जो वोल्टेज लेवल थी वो बहुत कम थी डीसी में। और स्टोरेज की भी इशू है, इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसका इशू आज भी है स्टोरेज का। तो फिर
उसके बाद 40-50 साल के बाद फिर सिंगल फेज एसी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, और 1880s में फिर टेस्ला आया। टेस्ला ने सारा काम फिर ठीक किया। टेस्ला ने क्या किया, उसने एसी इंट्रोड्यूस किया। टेस्ला ने पहले पॉलीफेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और फिर उसने उसके पेटेंट्स, उसने उसकी बहुत सारे पेटेंट्स थे। उसने फिर इंडक्शन मोटर, आपका सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, सारा जो भी आजकल आप देखते हो, जो भी डिवाइस आप देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी पे, सारे जो पेटेंट्स थे ये टेस्ला ने बनाए थे। तो टेस्ला ने फिर वाशिंगटन हाउस जो कंपनी थी, तो फिर उसने खरीदे थे इसके पेटेंट टेस्ला के। तो उस समय फिर इंट्रोड्यूस हुआ था असल में एसी। लेकिन फिर वहां पे क्या हुआ, फिर थोड़ी सी वहां पे कंपटीशन बढ़ गया इन दोनों के बीच। वहां से एडिसन भी था, क्योंकि एडिसन वॉज ए पॉलिटिशियन। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। वो पॉलिटिशियन लेवल का बंदा था। और जो टेस्ला था पोर, मतलब इसके पास वो पैसा भी नहीं था अपना। ये था मतलब ये जॉब के लिए आता है। बेसिकली टेस्ला क्रोशिया से था। तो टेस्ला ने क्या किया था, इसने अपना बीटेक बी शायद इसने किया था, बी कंप्लीट करके ये फिर आया था यूएसए जॉब के लिए, क्योंकि इसका फैमिली बैकग्राउंड था पोर। इसके घर में उतना मतलब ये नहीं था, माली हालत की बहुत खराब थी। तो जब ये यूएसए में आया, तो फिर क्या हुआ, वहां पे एडिसन ने इसको अपनी कंपनी में बुलाया वहां पे काम करने के लिए। तो एडिसन ने इसने वहां पे काम करने से पहले एडिसन ने इसको बोला कि मेरे जो यहाँ पे आरडी जो मशीन है, डीसी पे जो चल रहे थे मोटर्स, पहले टेस्ला ने क्या किया, उसके मोटर्स वो भी ठीक है, उनमें इंप्रूवमेंट लाई। फिर टेस्ला ने किया इंट्रोड्यूस पॉलीफेज सिस्टम, एसी सिस्टम। तो फिर इन दोनों के बीच थोड़ी सी वो कंपटीशन लेवल बढ़ गई। एडिसन ने बोला कि हम ट्रांसमिशन करेंगे पावर डीसी में, टेस्ला ने बोला नहीं एसी में करेंगे। तो फिर जब देखा गया कि बेसिकली ये तो फिर डिपेंड करता है ना एडवांटेज, जिसके ज्यादा एडवांटेज थे उसी को फिर आना था। तो फिर क्या हुआ लेटर ऑन, फिर ये रियलाइज हुआ कि जो एसी सिस्टम है, एसी सिस्टम में हमारे पास एडवांटेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू डीसी। तो फिर एसी में ट्रांसमिशन हुआ था पावर, सारा पावर वो फिर एसी में ट्रांसमिट हुआ था। तो वो फिर मतलब आप ये ध्यान में रखिए कि असल में काम किया है टेस्ला ने एसी इंट्रोड्यूस किया, पॉलीफेज सिस्टम। और फिर उसने मोटर जनरेटर सारे डिवाइस बनाए। मतलब उसकी जिंदगी के आखिरी दिन तक उसने मतलब सारा काम इसी पे किया है, एसी पे। तो फिर जब एसी में हमारे पास ये चीज आया, एसी में हमने ट्रांसमिट किया हाई वोल्टेज, क्योंकि एसी में हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन आसानी से कर सकते हैं। जब ट्रांसफार्मर इजाद हुआ, ट्रांसफार्मर के बाद हम एसी को किसी भी वोल्टेज लेवल पे इसको स्टेप डाउन भी कर सकते हैं और अप भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है और कॉस्ट भी बहुत कम है इसमें, ट्रांसमिट वोल्टेज को स्टेप अप और डाउन करने में। तो ये था हमारे पास एसी की सबसे बड़ी एडवांटेज। तो इससे क्या हुआ, फिर डीसी में ये चीज अवेलेबल नहीं था, डीसी में था ही नहीं। आप स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते वोल्टेज को, आज भी नहीं कर सकते। लेकिन आज कुछ डिवाइस है, पावर ट्रांस डिवाइस जब फिर उसके बाद इन्वेंट हुए, तो पावर ट्रांस डिवाइस की वजह से फिर पॉसिबल हुआ कि हम डीसी में भी फिर वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। आज वो चीज पॉसिबल हुआ है अब, लेकिन बैक इन दैट एरा इट वाज नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या हुआ, एसी में चल रहा था, आज भी एसी में चल रहा है, लेकिन अब दिन ब दिन और फ्यूचर में भी ऐसा लग रहा है कि हम डीसी की तरफ जाएंगे फॉर ट्रांसमिशन। एसी बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए। बाकी जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हम डीसी में जा सकते हैं। क्योंकि इसमें एक चीज, इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम इज फेस्ड इन एचवीएसी। इससे आपको पता चलेगा हम डीसी में क्यों जाएंगे। सबसे ज्यादा इश्यूज इसमें एसी में क्या आ रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम। अब एसी में दिक्कत आ रही है कि पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी सबसे बड़ा मेन इशू है आजकल। आप अगर आप रिसर्च में जाओगे आफ्टर 8th सेम, तो आप जाओगे कि पावर सिस्टम में अगर आप एमटेक करोगे या फिर पीएचडी के लिए जाओगे, तो सबसे ज्यादा काम हो रहा है किस पे, स्टेबिलिटी पे, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी पे, डायनामिक्स और स्टेबिलिटी और कंट्रोल, पावर कंट्रोल पे। ये सारा गेम किस पे है, स्टेबिलिटी। क्योंकि स्टेबिलिटी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। डेल्टा चेंज होता है, आपको पता है कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसमें क्या दिक्कत है कि पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, आपके पास पता है कि एक्टिव पावर की इक्वेशन क्या होती है पावर सिस्टम में, एक्टिव पावर किसके बराबर होता है, EF VT बाय एक्स साइन डेल्टा। एक्टिव पावर की फॉर्मूला ये होती है हमारे पास, पी एक्टिव। ठीक है, यहाँ तक एक्टिव पावर की इक्वेशन ये होती है हमारे पास पावर सिस्टम में। तो इसमें क्या है, साइन डेल्टा, इसमें डेल्टा इंट्रोड्यूस हुआ। अब डेल्टा अगर चेंज हो जाएगा तो आप
पावर स्टेबिलिटी फिर चेंज हो जाती है। आपने स्टेबिलिटी कर्व देखी होगी, जब आपने स्टेबिलिटी पढ़ी होगी पावर सिस्टम में, तो ऐसी कुछ कर्व आती है हमारे पास। तो इसे क्या होता है, यहाँ पे आपका ये डेल्टा होता है हमारे पास, डेल्टा, और ये आपका पास पावर पी एक्टिव पावर, ये आपका मैक्सिमम पी मैक्सिमम पावर आपको इतना मिलेगा इस केस में। अब यहाँ पे डेल्टा देखो 90 डिग्री, डेल्टा 90 डिग्री पे आपको एक्टिव पावर, मैक्सिमम एक्टिव पावर मिलता है। लेकिन हम कभी भी डेल्टा को 90 डिग्री पे ऑपरेट नहीं करते, पावर सिस्टम में हम डेल्टा 90 डिग्री पे ऑपरेट नहीं करते। क्यों? इसमें दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें फिर अगर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो फिर आपका पावर सिस्टम अनस्टेबिलिटी में जाएगा। क्योंकि ये जो रीजन है, राइट साइड वाला रीजन, दिस इज अनस्टेबल रीजन, और लेफ्ट साइड वाला रीजन क्या है, स्टेबल रीजन। तो स्टेबिलिटी, क्योंकि डिस्टर्बेंस तो आती है पावर सिस्टम में, अगर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाएगी और आपने पावर सिस्टम को ऑपरेट कर रखा है 90 डिग्री डेल्टा पे, तो आपका पावर सिस्टम सीधे अनस्टेबल रीजन में जाएगा। तो फिर उसको मुश्किल आना है स्टेबल रीजन में, पॉसिबल ही नहीं है फिर। इसलिए हम क्या करें, डेल्टा को लेस देन 90 पे हम ऑपरेट करते हैं, नियरली 40 डिग्री के अराउंड 40 टू 50 डिग्री के आसपास हम डेल्टा को ऑपरेट करते हैं, ताकि हमारा फिर अगर डिस्टर्बेंस भी आ जाए सिस्टम में, तो उससे वो आपका स्टेबल रीजन, आपका जो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में अभी वर्क कर रहा है, वो अनस्टेबल की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये अब इस डेल्टा ने पूरा काम खराब किया, इससे स्टेबिलिटी का ना इशू खड़ा किया है। तो इसी वजह से फिर क्या हुआ, डीसी में ये चीज नहीं है। एचवीडीसी में आपको वहां पे डेल्टा है ही नहीं, वहां पे रिएक्टिव पावर है नहीं, वहां पे रिएक्टेंस है नहीं, वहां पे कैपेसिटेंस भी नहीं है, तो आपका डेल्टा वहां पे है नहीं, तो डेल्टा का कंसेप्ट नहीं है वहां पे। डीसी में आपका सीधे हमारे पास पीडीसी किसके बराबर होता है, डीसी पावर किसके बराबर होता है, वीडीसी और आईडीसी, वोल्टेज इंटू करंट, ये होता है डीसी पावर। लेकिन एसी में आपके पास क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये होता है पी एक्टिव पावर इन केस ऑफ एसी सिस्टम। तो आप देखिए यहाँ पे एसी के केस में आपके पास एक होता है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे डीसी में ये चीज नहीं है, डीसी में आपके पास एंगल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी 0 है। तो ये चीज एसी में एक प्रॉब्लमेटिक है। स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम, आपका पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, इसमें ज्यादा दिक्कत आती है। और फिर स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए आप कितने डिवाइस लगाते हो, बहुत सारे डिवाइस, और उससे क्या बढ़ेगा, उसका कॉस्ट, उससे कॉस्ट बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट है आपके पास रिएक्टिव पावर डिमांड। रिएक्टिव पावर एसी के केस में आपको क्या है, एसी के केस में आपको रिएक्टिव पावर डिमांड ज्यादा है, आपको रिएक्टिव पावर चाहिए। आपकी ट्रांसमिशन लाइन, जब आप पावर को ट्रांसमिट करते हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट या वन एरिया टू अनदर एरिया, तो पावर जो लाइन में जो पावर फ्लो होता है, एक्टिव भी होता है और रिएक्टिव भी होता है, क्योंकि लाइन की अपनी रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और चार्जिंग करंट भी फ्लो करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका चार्जिंग करंट फ्लो की कैपेसिटेंस होती है लाइन और ग्राउंड के दरमियान। तो उससे क्या होगा, रिएक्टिव पावर फ्लो करेगा। जब रिएक्टिव पावर फ्लो करेगा तो आपको रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आपको लोड साइड में भी आपको रिएक्टिव पावर चाहिए, और आपकी ट्रांसमिशन लाइन भी रिएक्टिव पावर डिमांड करती है। तो आपको जो एक्चुअल पावर ट्रांसमिट करना था वो था एक्टिव पावर, लेकिन रिएक्टिव पावर ने क्या किया, इसने पूरा काम खराब किया। क्योंकि अब जितनी पावर लाइन की जो कैपेबिलिटी थी, पावर फ्लो, उसकी जो कैपेसिटी थी पावर फ्लो की, अब उसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो गई, क्योंकि अब आधा पावर तो उसमें रिएक्टिव होगा, पूरा पावर आप इसमें एक्टिव नहीं होगा। जो अपरेंट पावर होता है उसमें अब एक्टिव भी है और रिएक्टिव भी है, तो एक्टिव पावर की उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब रिएक्टिव पावर भी फ्लो कर रहा है, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम पावर फ्लो हो। तो यहाँ पे आपको एचवीएसी में ये दिक्कत आती है कि आपको रिएक्टिव पावर डिमांड इसमें ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फेरांटी इफेक्ट एंड स्किन इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट आपको पता होगा, फेरांटी इफेक्ट में क्या होता है कि आपको हमारे पास दो स्टेशंस होते हैं, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड। तो फेरांटी इफेक्ट में क्या होता है, फेरांटी इफेक्ट में रिसीविंग एंड पे जो वोल्टेज होती है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम द सेंडिंग एंड। वो क्यों होती है, आप में से कोई मुझे बता सकता है? हाँ जी, आपके लिए क्वेश्चन है। हाँ बताइए फुरकान। नहीं, बेसिकली ये चीज नहीं है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज आप कैसे कह सकते हो, मतलब कंसेप्चुअल तरीके से आप आंसर दीजिए, ऐसा नहीं, मतलब ऐसे नहीं देते आंसर। असल में क्या होता है कि कैपेसिटेंस होती है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, क्या होता है ये फेरांटी इफेक्ट होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेरांटी इफेक्ट उतना प्रोमिनेंट नहीं होता, उसमें हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में इसका एक
इसका एक वैल्यू होता है जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उसमें बेसिकली होता क्या है, लाइन और ग्राउंड के दरमियान एक कैप्शन क्रिएट होती है। एक कैप्चर का एक प्लेट आपका ग्राउंड एज एक्ट करता है और आपकी एक जो ट्रांसमिशन लाइन है वो भी एक प्लेट एज फिर एक्ट करती है। वो वहां पे कैप्शंस आती है, उसकी वजह से क्या होता है, चार्ज आता है। चार्ज कैसे आता है, चार्जिंग करंट फ्लो करता है। तो चार्जिंग करंट की वजह से वहां पे क्या होता है, जब आप फिर केवीएल लगाते हो तो रिसीविंग एंड पे क्या होता है, एट नो लोड वहां पे सेंडिंग एंड से वोल्टेज ज्यादा होती है रिसीविंग एंड पे, क्योंकि वहां पे कैप्शंस होती है। कैप्शंस में आप जब वोल्टेज ऐड करोगे तो आपकी रिसीविंग एंड पे वोल्टेज बढ़ जाती है। तो उस केस को बोलते हैं हम फेराडे इफेक्ट। तो वो भी प्रॉब्लमेटिक ही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि, हम चाहते हैं कि रिसीविंग एंड पे उतनी वोल्टेज हो जितनी आपकी सेंडिंग एंड पे हो। हम ये भी नहीं चाहते कि रिसीविंग एंड पे हमारी वोल्टेज डिक्रीज हो, ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो। हमारी दोनों साइड पे वोल्टेज सेम होनी चाहिए, यह हमारा मेन मोटिव होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप, क्योंकि हम करते हैं एचवीडीसी एचवीएसी हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिट, दैट मींस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तो लॉन्ग डिस्टेंस के केस में तो आपको फेराडे इफेक्ट ज्यादा वहां पे प्रोमिनेंट होगा, इसलिए प्रॉब्लमेटिक है इन केस ऑफ एसी सिस्टम। तो फेराडे इफेक्ट यहाँ पे दिक्कत देता है। एक है हमारे पास स्किन इफेक्ट। तो आप मुझे बताएं, आपने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, बेसिक सारा कोई अभी बेसिक चल रहा है, तो आप मुझे बताएं स्किन इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, आप में से कोई बता सकता है? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसका रीजन क्या है, क्यों होता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट? चलिए चलिए जी, आपने आंसर ठीक दिया कि वहां पे क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। असल में क्या होता है कि वहां पे इनके साथ स्किन इफेक्ट आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। आप जो करंट फ्लो करता है उसमें उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, और अगर आप यूएसए में जाओगे वहां पे 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो इसे क्या होता है, इसे फ्लक्स, अब क्योंकि करंट अल्टरनेटिंग है, आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब देखिए करंट जब अल्टरनेटिंग है, इसे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। लाइन में करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से फ्लक्स बनेगा वहां पे, जो वो जो फ्लक्स को वो भी अल्टरनेटिंग होगा, और उस फ्लक्स की वजह से एक करंट फ्लो करेगा जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वो ट्रांसमिशन लाइन के बीच में से फ्लो करेगा। एक्चुअली वो फ्लो नहीं करता है, लेकिन कंसेप्चुअली आपको लगता है कि क्योंकि फ्लो करना चाहिए, एक करंट फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, उससे क्या होगा, जो अंदर वाले जो कंडक्टर होंगे, जो ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्ट्रैंड्स होती है, मान लो आप 10 स्ट्रैंड्स होती है, बीच में एक दो वायर्स होती है, वो स्टील की जनरली होती है। तो उस स्टील वायर में क्या होता है, उस बीच वाली वायर्स में क्या होता है, उसमें उसकी वजह से क्या होता है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वहां पे फ्लक्स लिंकेज बढ़ता है, और फ्लक्स लिंकेज की वजह से वहां पे जो अंदर वाले कंडक्टर्स है उसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो, मतलब उसकी टेंडेंसी होती है कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करंट को फ्लो कराए उस फ्लक्स की। तो उससे क्या होता है कि अंदर जो रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की वो इंक्रीज हो जाती है, जो आपका सारा करंट जो होता है जो पूरे कंडक्टर में फ्लो करना चाहिए थे, जैसे हमारे एक कंडक्टर है, क्रॉस एरिया है, तो सारा करंट इसके सारे कंडक्टर से फ्लो करना चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसे क्या होता है कि आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। करंट बाहर वाले साइड से, जो बाहर वाले कंडक्टर, बाहर वाले जो स्ट्रैंड्स होती है करता है, ठीक है। तो उस इफेक्ट को बोलते हैं स्किन इफेक्ट। तो इसे क्या होता है, फिर आपकी वोल्टेज जो होती है बाहर, क्योंकि वोल्टेज की लेवल बाहर कंडक्टर्स में बढ़ जाती है, और चार्ज, सारा आपका चार्ज कंडक्टर के बाहर सरफेस पे आता है, उससे आपका चार्ज फिर मतलब स्प्रेड आउट होता है, और उसे कभी कभार के आपकी वोल्टेज लेवल भी डाउन हो जाती है। और आपने ये चीज देखा होगा, कोरोना लॉस और ये स्किन इफेक्ट ये प्रोमिनेंट होता है ज्यादा हाई वोल्टेज और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में। तो ये चीज आपके एसी में, वो ये सारे हम प्रॉब्लम्स हम एसी में फेस करते हैं, हाई वोल्टेज एसी में। नेक्स्ट है आपका पावर फ्लो कंट्रोल। पावर फ्लो कंट्रोल, आप मुझे बताइए, आप एसी में पावर फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे पास कंट्रोल है नहीं, कैसे कर सकते हो कंट्रोल? इससे पॉसिबल है नहीं। आपने जितनी आपकी वोल्टेज है, आप करंट उसी, क्योंकि लोड के हिसाब से वहां पे, अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं, ये आपका एक स्टेशन है, सेकंड स्टेशन है, इस सेकंड से इस फर्स्ट है, और आप पावर को यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि इस ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज फिक्स होती है, वोल्टेज फिक्स होती है। अब वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं ट्रांसमिशन लाइन पे, लेकिन करंट वेरी करता है, करंट अकॉर्डिंग टू लोड।
लोड बढ़ा तो करंट वेरी करंट करेगा, दैट मींस आपका जो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पावर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। और आपके ट्रांसमिशन लाइंस में भी चार्जिंग करंट फ्लो करता है, उससे क्या होता है आपका करंट भी वेरी करता है चार्जिंग करंट से भी। तो आपका पावर पे फिर कंट्रोल ही नहीं है यहाँ पे। एसी में आपके पास पावर पे कंट्रोल नहीं है। आप यहाँ पे भी टैपिंग लो तो यहाँ पे भी आप मतलब एक स्टेशन लगा सकते हो, तो आप पावर कंट्रोल नहीं करते। यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं मैकेनिज्म जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन में हमारे पास एक है, वो आप आगे देखोगे। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास इकोनॉमिक्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन। इसका मतलब क्या है कि आपको एसी में, अब देखिए रिएक्टिव पावर डिमांड बढ़ गई। आपने रिसेंटली आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा फैक्ट्स, पढ़ा सा आपने, सब लोगों ने पढ़ा होगा फैक्ट्स डिवाइस। तो फैक्ट डिवाइस क्या पढ़ा उसमें, आपने क्या पढ़ा, हम फैक्ट डिवाइस क्यों यूज करते हैं, उसकी डिमांड क्या है, बताइए। आपने अभी रिसेंटली उसका सिलेबस मेरे हिसाब से कंप्लीट किया होगा फैक्ट्स डिवाइस का। तो फैक्ट्स डिवाइस क्यों यूज करते हैं? सर पावर फ्लो कंट्रोल। पावर फ्लो कंट्रोल के लिए। लेकिन आप पावर फ्लो को एक्चुअली वहां पे कंट्रोल नहीं करते हो। आप एक्चुअली वहां पे होता क्या है, आपका रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ती है लोड साइड में, आपको लैगिंग रिएक्टिव पावर चाहिए होता है बहुत ज्यादा। तो उससे आपके ट्रांसमिशन लाइन में पावर आपका फिर उस पर कंट्रोल नहीं रहता है, आपका पावर फिर कम ज्यादा होता है उस हिसाब से। टोटल अपरेंट पावर जो है उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है। तो इसलिए फिर आप क्या लगाते हो वहां पे आप कंपनसेशन डिवाइस लगाते हो, एसवीसी, ट्रिपल एससी, टीसीआर, ये डिवाइस, या स्टेट काम, डी स्टेट काम भी हमारे पास डिफरेंट डिवाइस है, वो हम लगाते हैं वहां पे ताकि हमारा वो रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करे। हम डेल्टा को कंट्रोल आप डेल्टा को भी कंट्रोल करते हो वहां पे, उससे आपकी स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। तो बेसिकली होता क्या है, एसी में आपको फिर पावर कंट्रोल के लिए या पावर को रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करते हो, आप लगाते हो एक्स्ट्रा डिवाइसेस जैसे कंपेंसेशन डिवाइसेस, आप कैपेसिटर बैंक्स लगाते हो। तो उससे क्या बढ़ता है, उससे आपका कॉस्ट बढ़ता है ट्रांसमिशन लाइन का। एक तो रिएक्टिव पावर ने आपको लॉस ज्यादा दिए ट्रांसमिशन लाइन में, और एक्टिव पावर को कम किया। एक्टिव पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी आपकी ट्रांसमिशन लाइन की रिड्यूस हो गई। और आपने क्या किया, आपने फिर कंपनसेशन डिवाइस लगाए, और कंपनी को पता है वो पावर ट्रांस डिवाइसेज होते हैं और उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, हाई। जब उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा, तो आपके जो पूरा सिस्टम जो है एचवीएसी सिस्टम, उसका कॉस्ट बढ़ता है। तो ये भी दिक्कत आती है हमारे यहाँ पे एचवीएसी सिस्टम में, जो कि हम नहीं चाहते। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी और भी दिक्कत आती है, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है एचवीएसी में, लेकिन ये 4-5 ऐसी है जो कि मेन है, जो कि मतलब ज्यादा प्रोमिनेंट है आपके एचवीएसी में। अब डीसी में क्या चीज है, डीसी में ये इनको कैसे हम मतलब कंपनसेट करते हैं, डीसी में क्या एडवांटेज है हमारे पास। अब देखिए डीसी में क्या है, डीसी में नो रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट, आपको रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट जरूरत है नहीं डीसी में। आपकी ट्रांसमिशन लाइन में वहां पे क्योंकि डीसी पावर फ्लो करेगा, थीटा 0 है, रिएक्टेंस कितनी होगी डीसी में, बताइए। डीसी के केस में रिएक्टेंस कितनी होगी, 0। जे ओमेगा एल इज 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इज 2 पाई एफ इंटू एल, ये 0 आएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी 0 है डीसी में। तो आपके वहां पे पहले ही इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो जाएगी, आपकी इंपीडेंस कम हो जाएगी ट्रांसमिशन लाइन की, ठीक है। और आपकी फिर 1/j ओमेगा सी जो पैरेलल में आती है, इसमें आपको कैपेसिटेंस जब फ्रीक्वेंसी 0 आ जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। आपकी एक्सी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। सॉरी बीच में कॉल आई थी। तो इससे क्या होगा कि जब फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए, आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस तो 0 हो जाएगी, वो तो पता चला हमें, 2πfl f इज 0 एंड आपकी एक्सएल 0 है। लेकिन जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो चूंकि पैरेलल में होती है, और पैरेलल में कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/j ओमेगा सी होती है, और जब ओमेगा 0 है, एफ फ्रीक्वेंसी 0 है, इनफिनिट बनेगा, 1/0 इज इनफिनिट। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी आएगी, 0 इनफिनिट आएगी। जब इनफिनिट आएगी जो कैपेसिटिव, तो आप मुझे बताइए कैपेसिटर की वजह से चार्ज करंट फ्लो करता है, तो चार्ज करंट कितना फ्लो करेगा, 0, क्योंकि आप रिएक्टेंस इनफिनिट बन गई, तो चार्ज करंट 0 आएगा। तो इस केस से क्या होता है कि आपके जो डीसी में है, तो रिएक्टिव पावर डिमांड तो है नहीं पहले ही, क्योंकि आपको ट्रांसमिशन लाइन के ना उसमें रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ना उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो वहां पे रिएक्टिव पावर की डिमांड है नहीं, 0 रिएक्टिव पावर डिमांड। तो ये तो एक एडवांटेज बन गया हमारे एचवीडीसी ट्रांसमिशन में। सेकंड क्या है, नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम वहां पे है नहीं, क्यों बताइए। अभी मैं आपको बता रहा था कि स्टेबिलिटी का इशू नहीं आएगा, एचवीडीसी में स्टेबिलिटी का इशू नहीं है। अब कैसे इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है,
अब देखिए पीडीसी कितना होता है, वीडीसी इंटू आईडीसी, डीसी वोल्टेज इंटू डीसी करंट, ये होता है एक्टिव पावर या टोटल पावर। डीसी में तो जो एक्टिव पावर होता है और अपरेंट पावर सेम ही होता है, ठीक है, इसमें रिएक्टिव पावर है नहीं। तो आपका डीसी में देखिए, डीसी में ये पावर आएगा हमारे पास, तो इसमें तो ना कहीं पे डेल्टा है, ना कहीं पे एक्स रिएक्टेंस है, ना इसमें कहीं पे थीटा है। तो इस दैट मीन्स कि इसमें आपको रिएक्टिव पावर डिमांड जीरो है। और आप अब एसी के केस में हमारे पास क्या होता है, एक्टिव पावर एसी ई एफ वी बाय एक्स साइन डेल, ये होता है यहाँ पे जेनेटिक एंड, और यहाँ पर रिसीविंग एंड है। यहाँ पे वो आप जीरो मान लीजिए, टर्मिनल एंड पे वोल्टेज एंगल जीरो, और यहाँ पे ई एफ जनरेटर एंड पे वोल्टेज ई एफ एट एन एंगल डेल्टा, और बीच में ट्रांसमिशन लाइन की जो रिएक्टेंस वो है एक्स, तो आप पावर फ्लो करेगा दिस वोल्टेज इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्या, और कि मतलब बीच में डिस्कनेक्ट हो रही है मीटिंग, क्योंकि डीसी के केस में आपके पास है नहीं, पीडीसी में डाटा है, तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का इशू है नहीं। एसी के केस में आप क्या था, ई एफ वी टी साइन डेल्टा डिवाइड बाय एक्स, के हिसाब से आप होती थी, आप स्टेबिलिटी पढ़ी होगी, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, तो ये चीज आपने पढ़ा होगा, टू इक्वल एरिया क्राइटेरिया, ये चीज आपने पढ़ा होगा। तो ये चीज आप देखिए यहाँ पे डीसी के केस में ये दिक्कत नहीं आती है, डीसी के केस में आपको स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे दो एडवांटेज बन गए हमारे डीसी में, एचवीडीसी में, हाई वोल्टेज डीसी की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड इज नो चार्जिंग करंट, जो आप अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि कैप्सूल रिएक्टेंस तो इनफाइनाइट बन गई, 1/j ओमेगा सी, ओमेगा इज जीरो, तो 1/0 इज इनफाइनाइट, कैप्सूल रिएक्टेंस इज इनफाइनाइट। तो कैप्चर को चार्ज करने के लिए जो चार्जिंग करंट आता था एसी में, लेकिन डीसी में तो इनफाइनाइट है कैप्सूल रिएक्टेंस, तो यहाँ पे तो कैप्शन आपके ऑडियो कनेक्ट नहीं है, आप फिर से रिजॉइन कीजिए। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? आवाज ठीक आ रही है ना सबको? कंफर्म कर लो। चलिए जी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि डीसी में, एचवीडीसी में आपको चार्जिंग करंट की यहाँ पे तो चार्जिंग करंट है नहीं, सिरे से है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैप्सूल रिएक्टेंस इनफाइनाइट है, तो चार्जिंग करंट नहीं आएगा। तो ये तो एक और एडवांटेज है एचवीडीसी की। नेक्स्ट क्या है, नो स्किन एंड फ्रंट इफेक्ट। जब चार्जिंग करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो, या इसमें फ्रीक्वेंसी जीरो है, जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो आप मुझे बताइए स्किन इफेक्ट क्या हुआ, जीरो, स्किन इफेक्ट भी नहीं आएगा। फ्रंट इफेक्ट किसकी वजह से आता है, चार्जिंग करंट की वजह से, कैप्शंस, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में कैप्शन होती है एचवीएसी में, लेकिन डीसी में तो चार्जिंग करंट जीरो है, तो यहाँ पे फ्रंट इफेक्ट भी नेग्लेक्ट, ये भी नहीं आता है। पावर कंट्रोल इज पॉसिबल, यहाँ पे पावर कंट्रोल पॉसिबल है। अब इसको ये कैसे पॉसिबल है, ये आपको आगे पता चलेगा, जब हम पावर फ्लो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एचवीडीसी में पावर फ्लो कैसे पॉसिबल है। एक थोड़ी सी हिंट में यहाँ पे दे देता हूँ। इसमें आप पावर ट्रांस डिवाइस से, जब आप थायरिस्टर्स के थ्रू आप पावर को एसी को डीसी में कन्वर्ट करोगे, रेक्टिफाई करोगे, और फिर रिसीविंग एंड पे आप इन्वर्टर वहां पे कनेक्ट करते हो, इन्वर्टर से फिर डीसी को एसी में फिर से कन्वर्ट करते हो। दैट मींस आप रेक्टिफायर सेंडिंग एंड पे, जहां पे आपका रेक्टिफायर स्टेशन है सेंडिंग एंड पे या ट्रांसमिशन एंड पे, तो वहां पे क्या होगा, आप वहां पे थायरिस्टर का फायरिंग एंगल उसको कंट्रोल करके, उसको चेंज करके आप पावर को कंट्रोल कर सकते हो, है कि नहीं, और पावर को कंट्रोल कर सकते हो इन केस ऑफ एचवीडीसी। तो यहाँ पे पावर कंट्रोल हमारे पास पॉसिबल है। requires less space as compared to HVAC, same voltage rating and size। आपको सेम वोल्टेज और सेम साइज के लिए HVDC में स्पेस जो आपको चाहिए पूरे ट्रांसमिशन के लिए बहुत कम चाहिए। अब इसका रीजन बताइए, इसमें स्पेस क्यों कम चाहिए हमें? मेरे ख्याल से अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है, तो
थोड़ा सा आप भी तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो एरिया चाहिए हमें, एरिया बहुत कम चाहिए एज कम्पेयर टू एचवीएसी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपको एसी के एसी के केस में आप जो ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप जो टावर यूज करते हो, वहां पे क्या चाहिए? वहां पे एक तो रिपल्शन होती है वायर्स के बीच, जिसमें सेम करंट फ्लो करेगा, वहां पे रिपल्शन होती है। तो उसे क्या होता है, जो क्रॉस आर्म्स होती है ट्रांसमिशन टावर्स पे, उनकी लेंथ ज्यादा करनी पड़ती है हमें, और बड़े बड़े टावर हमें डिजाइन करने पड़ते हैं। क्यों? एक तो वहां पे फेरेंटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इफेक्ट आता है आपके इस एचवीएसी में। तो उसको फिर उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें लार्ज क्रॉस आर्म्स चाहिए होती है, ठीक है। और कैप्शंस को कम करने के लिए आप एरिया, उसमें जो हाइट रखते हो, ग्राउंड क्लियरेंस जो होती है, उसको इंक्रीज करना पड़ता है। तो एचवीएसी में आपको जो टावर्स का साइज जो चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए। लेकिन और आप ट्रांसमिशन, आप डिस्ट्रीब्यूशन रिसीविंग स्टेशन पे देखो या ट्रांसमिशन स्टेशन पे देखो, वहां पे भी आपको जब आप कंपनसेशन डिवाइस लगाओगे, वहां पे भी आपको ज्यादा एरिया चाहिए। और ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। ट्रांसफार्मर का उसका साइज भी तो चलो वो तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे भी यूज हो जाएंगे, लेकिन वहां पे आपको कंपनसेशन डिवाइस चाहिए, ठीक है। और बड़े बड़े सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर। तो इसकी वजह से क्या होता है, और ट्रांसमिशन लाइन के बीच पहले तो आपको बहुत ज्यादा गैप रखनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है, आपके जो भी आपका सिस्टम होता है एचवीएसी में, उसका एरिया, उसके लिए एरिया आपको ज्यादा चाहिए। लेकिन डीसी में ये चीज है नहीं। डीसी में आपको एरिया एज कम्पेयर टू एचवीएसी थोड़ा सा कम चाहिए। तो ये भी एक एडवांटेज यहाँ पे बनती है। ग्राउंड कैन बी यूज्ड एज ए रिटर्न कंडक्टर। डीसी में आपको एक और एडवांटेज है, आप ग्राउंड को एज ए रिटर्न कंडक्टर यूज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा सेंडिंग एंड है और ये हमारा रिसीविंग एंड है। दिस इज सेंडिंग एंड एंड दिस इज रिसीविंग एंड। ये एचवीडीसी सिस्टम है, आपको बता रहा हूँ एचवीडीसी के केस में। तो आप क्या करोगे यहाँ पे अपने ग्राउंड किया है रिसीविंग एंड पे, और सेंडिंग एंड पे भी आपने ग्राउंड किया है। तो आपको क्या होगा कि जो यहाँ पे पॉजिटिव पोलरिटी का करंट जो यहाँ से फ्लो करेगा, आप ग्राउंड के थ्रू आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे दो कंडक्टर की जरूरत नहीं है, एक कंडक्टर से आप काम चला सकते हो यहाँ पे एचवीडीसी में। लेकिन एसी में आपको पॉलीफेज सिस्टम है, वहां पे कितने वायर्स चाहिए? 3 फेज में आप 3 वायर भी यूज करते हो, 4 वायर भी यूज करते हो। डबल सर्किट अगर होगा तो 6 वायर्स। तो आप ये चीज देखिए, एचवीडीसी में आपको, आप ग्राउंड को भी एज ए वन कंडक्टर यूज कर सकते हो, रिटर्न कंडक्टर आप ग्राउंड को यूज कर सकते हो। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज है ग्राउंड को अगर हम रिटर्न कंडक्टर यूज करें, लेकिन हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि हम कई जगहों पे ये चीज यूज करेंगे। जब आपके एचवीडीसी में अगर 2 लाइन आप यूज करते हो, वन एज ए सेंडिंग, जिस एक के थ्रू करंट फ्लो करेगा, और दूसरे के थ्रू रिटर्न करेगा, करंट रिटर्न हो जाएगा। लेकिन कई कबार अगर रिटर्न पाथ में कोई फॉल्ट आएगा, इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, या डिस्कनेक्ट हुई, तो आप उस समय क्या कर सकते हो, उस समय आप ग्राउंड को यूज कर सकते हो रिटर्न के लिए। तो ये चीज आप फिर पावर जो कैपेबिलिटी होगी वो हाफ हो जाएगी, लेकिन पावर को आप ट्रांसमिट कर सकते हो। आपका बिल्कुल भी पावर कट ऑफ नहीं होगा इस केस में एचवीडीसी में। तो चूंकि एसी में ये चीज नहीं है, एसी में आपको उसके लिए रिटर्न पाथ जरूरी है, और पॉलीफेज सिस्टम में तो आपको पता ही कितने वायर्स चाहिए होती है। तो यहाँ पे ग्राउंड को भी एज रिटर्न कंडक्टर हम यूज कर सकते हैं एचवीडीसी में। लेस कोरोना लॉस एंड रेडियो इंटरफ्रेंस। लेस कोरोना लॉस, तो आप कोरोना लॉस की फॉर्मूला आपको पता होगी, इंपीरियल फॉर्मूला होती है कोरोना लॉस की। वहां पे जो पीसी, मान लीजिए हमारा कोरोना लॉस है, ये प्रोपोर्शनल होता है F+25, ऐसा कुछ होती है। अगर आप फॉर्मूला आपको याद होगी, आपने डिराइव की होगी ये चीज पावर सिस्टम में। कोरोना लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी +25। और भी इसमें होते हैं डिफरेंट इसमें पैरामीटर्स है, लेकिन मेनली ये प्रोपोर्शनल आती है फ्रीक्वेंसी +25। तो एसी के केस में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, +25, तो अब देखिए 75 बन जाएगा। पीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये 75, तो इसमें मतलब उस हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा इसका वैल्यू एसी के केस में। लेकिन डीसी में क्या होगा, डीसी में तो फ्रीक्वेंसी 0 है। जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो पीसी आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 25। दैट मींस कि इन केस ऑफ डीसी कोरोना लॉस कितना है, रिड्यूस्ड है एज कंपेयर टू एसी। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? हाँ सबको समझ आ रहा है? नो खा खास पर शोएब, हाँ जी, वसीम, आकिब,
फुरकान, रोल नंबर 47। समझ आ रहा है? हाँ, तो बिल्कुल आसान है। अभी तो बेसिक ही चल रहा है, तो लेकिन ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए हम क्यों डीसी यूज करते हैं, हम क्यों एसी से डीसी की तरफ आ रहे हैं, तो रीजन पता होना चाहिए। तो तो आप देखिए यहाँ पे, तो कोरोना लॉस इन केस ऑफ HVDC इज लेस देन द HVAC। रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो कोरोना लॉस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो HVDC में जीरो है, तो यहाँ पे जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉस होगा कोरोना की वजह से, वो डिक्रीज है। और लेस रेडियो इंटरफेरेंस। तो आप मुझे बताइए, रेडियो इंटरफेरेंस कहाँ हो जाएगी HVDC में? कोई बता सकता है? कम क्यों हो सकती है, बताइए। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जीरो है बिल्कुल। असल में कंसेप्ट क्या है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स होती है, आपने देखी होगी, जो टेलीफोन लाइन है उसके नीचे से जाती होती है, उसके नीचे से होती है ना, उन पोल्स पे, टावर्स पे। तो उससे क्या होता है कि जो नियर बाय जो कम्युनिकेशन लाइंस होती है, नियर बाय कम्युनिकेशन लाइंस में क्या होता है, एसी की वजह से वहां पे फ्लक्स, जो कि अल्टरनेटिव करंट फ्लो करता है, तो उसकी वजह से फ्लक्स बनेगा। और अगर इसकी फ्लक्स उस ट्रांसमिशन लाइन की विसिनिटी में अगर कोई कम्युनिकेशन लाइन आएगी, तो उसमें उस फ्लक्स की वजह से वोल्टेज इंड्यूस होगी, और डिफरेंट वोल्टेज इंड्यूस होगी, उसकी वजह से हार्मोनिक करंट वहां पे फ्लो करेंगे आपके किसमें, कम्युनिकेशन लाइन में, जो नियर बाय कम्युनिकेशन लाइन होती है। तो फिर आपको क्या लगता है, जो आप रिसीविंग एंड पे जब आप बात करते हो टेलीफोन पे, तो आपको रिसीविंग एंड पे क्या होते है, आपको वहां पे नॉइज आती है। तो बेसिकली इसी चीज आती है। लेकिन डीसी के केस में आप जो रेडियो इंटरफेरेंस है, ये बहुत, इसका वैल्यू बहुत कम होगा, लेकिन बहुत कम। इसके लिए रीजन मैं बताऊंगा क्यों कम क्यों होगा। असल में तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी जीरो है, लेकिन जीरो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हार्मोनिक करंट फ्लो करेगा, और हार्मोनिक करंट की वजह से थोड़ा सा इंटरफेरेंस वहां पे आएगा। लेकिन एज कम्पेयर टू HVAC, रेडियो इंटरफेरेंस विल बी वेरी लेस। चीपर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको जो HVDC है, इसका कॉस्ट जो है एज कम्पेयर टू HVAC, ये कम पड़ेगा इसका कॉस्ट। ठीक है, तो आप देखिए यह चीज, आपको साथ साथ ये पता चलेगा इसका कॉस्ट क्यों कम होगा। नो स्विचिंग ट्रांजेंट, ये मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन जो पहले मैंने आपको बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्विचिंग ट्रांजेंट यहाँ पे कम है इन केस ऑफ HVDC। यहाँ पे ट्रांजेंट का कंसेप्ट नहीं है, डीसी में ट्रांजेंट्स आते हैं, लेकिन स्विचिंग ट्रांजेंट बहुत कम आएंगे, क्योंकि आप देखिए स्विचिंग ट्रांजेंट किसे आते हैं, कोई आइडिया किसी को? स्विचिंग ट्रांजेंट किसे आते हैं? आप स्विच को ऑन ऑफ करते हो, वहां पे ट्रांजेंट स्पार्किंग होती है स्विच पे, वो क्यों होती है? और आपने देखा होगा, थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, आपने देखा होगा जब आप घर में मोटर कनेक्ट करते हो, मोटर स्टार्ट करते हो, आपको पानी भरना है टैंकी में, तो आप मोटर जब कनेक्ट करते हो, वहां पे जो कनेक्शंस पे क्या होती है, स्पार्किंग होती है। जब आप कनेक्ट करते हो कनेक्शंस मोटर के, तो वहां पे स्पार्किंग होती है। तो बताइए स्पार्किंग क्यों होती है? किसी को पता है रीजन? सिंपल रीजन है इसका। स्विच लॉसेस होते हैं ना, वही मैं बोल रहा हूँ ना, वहां पे स्पार्किंग क्यों होती है? और उस जी बताइए, फुरकान बताइए। क्यों चेंज नहीं होगा? इसके लिए कोई रूल है? बताइए। असल में क्या है कि आपकी एसी में क्या होता है, आपके इंडक्टिव लोड्स होते हैं, और इंडक्टिव लोड्स जो भी आपके मोटर्स होते हैं, उनमें इंडक्टिव लोड होता है ज्यादा, वहां पे रिएक्टिव पावर ज्यादा होता है। तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, वो करंट के चेंज को अपोज करता है। जब आप स्विच को ऑन करते हो, दैट मीन आप पहले जीरो करंट होता है, फिर आप स्विच को ऑन करते हो, दैट मीन आप अभी मैक्सिमम करंट जाएगा। तो इंडक्टर वो चीज, वो नेचर ऑफ सिमेट्री, इंडक्टर नहीं चाहेगा कि उसके उसके मतलब उसके थ्रू करंट को वो ज्यादा शार्पली चेंज हो जाए। ठीक है, एब्रप्टली आप करंट को चेंज करो, वो नहीं चाहेगा, उसकी सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। और जब आप करंट स्विच को ऑफ करोगे, पहले आप करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है, स्विच को ऑफ करोगे अचानक इंस्टेंटली, तो उसमें करंट जीरो हो जाएगा, जो कि इंडक्टर उसको अपोज करेगा। इसलिए कि क्या करता है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी है, वो करंट की चेंज को अपोज करता है, इसलिए वहां पे स्विचिंग ट्रांजेंट्स होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ दिस HVDC,
ट्रांसमिशन लाइन में तो इंडक्टिव रिएक्टेंस तो 0 है, तो यहाँ पे स्विचिंग ट्रांजिएंट्स भी क्या आएंगे, बहुत कम आएंगे। बहुत कम क्या है इसमें, 0 आएंगे, क्योंकि इंडक्टेंस तो 0 है इस केस में, इंडक्टिव रिएक्टेंस। नो कंपनसेशन प्रॉब्लम, यहाँ पे कंपनसेशन प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ पे तो इंडक्टेंस है नहीं, यहाँ पे कैपेसिटेंस है नहीं ट्रांसमिशन लाइन में, तो यहाँ पे रिएक्टिव पावर की डिमांड 0 है। रिएक्टिव पावर की डिमांड 0, यहाँ पे डेल्टा का कंसेप्ट है ही नहीं एचवीडीसी में। दैट मीन ना तो स्टेबिलिटी की का इशू आएगा, ना आपको रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करना है, ना आपको यहाँ पे कोई फैक्ट्री डिवाइस कनेक्ट करनी है, कोई एसवीसी, कोई स्टेटकॉम, कोई ट्रिपल एससी, टीसीआर, कोई कनेक्ट नहीं करना है एचवीडीसी में ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में तो आपको इंडक्टेंस 0 है। ठीक है। फर्स्ट फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, अब देखिए यहाँ पे इसमें फॉल्ट हम जल्दी क्लियर करते हैं एचवीडीसी में, लेकिन एसी में थोड़ा टाइम लगता है फॉल्ट क्लियर करने में। वहां पे जब तक फिर रिले सेंसिंग देगा, किसको सेंस करेगा, रिले सेंस करेगा, तो फिर वो एचवीडीसी को इसको क्या बोलते हैं, इसको दिमाग से निकल गया ये चीज, सर्किट ब्रेकर को फिर वो उसे करंट जाएगा, तो सर्किट ब्रेकर आपका क्या हो जाएगा, वो ऑपरेट करेगा। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे ये चीज नहीं है। यहाँ पे आप सेंडिंग एंड पे आपके पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है, थायरिस्टर्स है, वो रिसीविंग एंड पे भी आपके पास थायरिस्टर्स है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे फॉल्ट करंट ज्यादा हुआ, यहाँ पे फॉल्ट आ गया, फॉल्ट आएगा तो आप जल्दी से आप इसको ऑफ कर सकते हो, आप थायरिस्टर को जल्दी ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास ये चीज अवेलेबल है कि आप जल्दी कंट्रोल कर सकते हो, फॉल्ट करंट को आप जल्दी उसको फिर यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। इसको क्लियर, जो टाइम लगेगा फॉल्ट क्लियर करने में, वो बहुत कम है यहाँ पे एज कम्पेयर टू एचवीएसी। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज यहाँ पे समझ आया होगा। नेक्स्ट इज, तो ये थी हमारे पास कुछ एडवांटेज ऑफ एचवीडीसी, लेकिन मेरे ख्याल से आपने ये चीज देखा होगा यहाँ पे जो भी डिसएडवांटेज थी एचवीएसी की, एसी सिस्टम की जो भी डिसएडवांटेज थी, लेकिन वो एचवीडीसी में वही डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस। तो ये चीज आप जहन में रखिए। लेकिन क्या कहते हैं कि कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होता है, कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होता है, हर किसी सिस्टम में कोई ना कोई दिक्कत आती है। आप कितना भी इंप्रूव करो उस सिस्टम को, फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएगी। तो इसलिए क्या होता है, एचवीडीसी में भी कुछ दिक्कत आएंगी, इसमें कुछ डिसएडवांटेज है, लेकिन ओवरऑल उसकी जो एडवांटेज है वो उसको ओवरशैडो करती है डिसएडवांटेज को। तो आप देखिए यहाँ पे इसकी एडवांटेज बहुत ज्यादा है, लेकिन डिसएडवांटेज बहुत कम है, और उतनी वो मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब उससे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप इसको कंपनसेट कर सकते हो। पहला है कि कॉस्ट ऑफ टर्मिनल इक्विपमेंट इज हाई। एचवीडीसी में आप फॉल्ट ट्रांस डिवाइस लगाते हो, थायरिस्टर, सेंडिंग एंड पे और रिसीविंग एंड पे इन्वर्टर और रेक्टिफायर आप यूज करते हो। जब इन्वर्टर और रेक्टिफायर यूज करते हो और आप फिल्टर यूज करते हैं इसमें, और इसमें हम करते हैं यूज एक और रिएक्टर हम यूज करते हैं इसमें, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट आपका बढ़ जाता है। जो आपका कॉस्ट होता है यहाँ पे इक्विपमेंट्स का, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू एचवीएसी। तो ये थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको, लेकिन वो उसको हम कंपनसेट करेंगे, फिर आपको पता चलेगा आगे। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मोनिक्स, इसमें हार्मोनिक्स आएंगे एचवीडीसी में, एसी में तो हार्मोनिक्स नहीं आते हैं। वहां पे तो आसान है, आप स्टार डेल्टा वो कन्वर्जन आपने देखा होगा, वहां पे हार्मोनिक्स फिर फ्लो नहीं करते, अगर आप वो चीज आपने पढ़ा होगा तो। लेकिन एचवीडीसी में हार्मोनिक्स आएंगे और उनका जो रेंज आएगा N p+-1, ठीक है। तो यहाँ पे हार्मोनिक्स आएंगे। क्यों आएंगे हार्मोनिक्स, आपने सेंडिंग एंड पे रेक्टिफायर लगाया, रेक्टिफायर आपने पढ़ा होगा, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो आउटपुट पे डीसी वोल्टेज आती है, जो आउटपुट पे आपके पास डीसी वोल्टेज आती है, उसमें क्या होता है, उसका ग्राफ ऐसा कुछ होता है। फुल वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म ये आती है, आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म। तो आप देखिए यहाँ पे हार्मोनिक्स आएंगे। जब इसका एनालिसिस करते हैं, फोरियर सीरीज एनालिसिस सिग्नल्स में आपने पढ़ा होगा, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा फोरियर सीरीज सिग्नल्स में, तो यहाँ पे क्या आएगा कि इसमें हार्मोनिक्स होते हैं। जब इसका फोरियर सीरीज एनालिसिस करते हैं इस वेव फॉर्म का, इसमें बहुत सारे हार्मोनिक्स आते हैं। तो ये किस साइड में आएगी, जब आपने रेक्टिफायर से एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, तो ट्रांसमिशन लाइन में जो एचवीडीसी में ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हार्मोनिक्स फ्लो करेंगे यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे है। ब्लॉकिंग ऑफ रिएक्टिव पावर, अभी हम एडवांटेज पढ़ रहे थे कि रिएक्टिव पावर की डिमांड है नहीं ट्रांसमिशन लाइन में, लेकिन ये रिएक्टिव पावर को ब्लॉक करता है, क्योंकि ट्रांसमिशन में कोई रिएक्टिव पावर फ्लो नहीं करता है। लेकिन आपके लोड, जो आपके लोड्स है, जैसे आपके इंडक्शन मोटर से मैक्सिमम आजकल तो 90% लोड जो हमारे घरों में होते हैं, या डोमेस्टिक में या इंडस्ट्री में कॉमर्शियल लोड्स, वो क्या है, उनमें आपको रिएक्टिव पावर की डिमांड ज्यादा है। तो रिएक्टिव पावर तो वहां पे चाहिए होता है, लेकिन ये तो क्या करता है, ये तो रिएक्टिव पावर को डिमांड करता है। तो आपको इन्वर्टर एंड पे, रिसीविंग एंड पे रिएक्टिव पावर चाहिए होता है, तो वहां पे हमें कुछ डिवाइस लगानी पड़ेंगी फिर रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने के लिए। तो यहाँ पे एक दिक्कत आएगी।
ह्यूज रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट एट द कन्वर्टर टर्मिनल्स। बिल्कुल कन्वर्टर टर्मिनल्स पे आपको रिएक्टिव पावर की डिमांड पड़ेगी, वो आप देखोगे आगे हम जब कन्वर्टर का एनालिसिस करेंगे। लिमिटेड ओवरलोड कैपेसिटी, इसमें ओवरलोड कैपेसिटी उसका जो लिमिट है वो उसका लिमिट बहुत कम है। अब देखिए यहाँ पे एक वेव फॉर्म मैंने यहाँ पे दी है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आप देखिए वहां पे मैंने आपको बताया है वहां पे एक लास्ट पॉइंट, इसके बाद हम क्लास ऑफ करते हैं। दिस इज डिस्टेंस, दिस एक्सिस, दिस इज पावर, नहीं पावर नहीं कॉस्ट, इसको कॉस्ट रखते हैं। आपके जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उस पे ये होगा आपके पास, दिस इज एसी, एसी दिस। तो यहाँ पे क्या पता चलता है, जो इनिशियल कॉस्ट है, जो आपका इनिशियल कॉस्ट है डिस्टेंस के हिसाब से, जब डिस्टेंस जीरो, तो इनिशियल कॉस्ट आप देखिए, इनिशियल कॉस्ट डीसी में और एसी में, तो डीसी का इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एसी, कॉस्ट विद डिस्टेंस। तो एसी में आपका जो इनिशियल कॉस्ट होगा वो बहुत कम होगा लो डिस्टेंस के लिए। लेकिन जब आप डिस्टेंस इंक्रीज करो, जो आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, डिस्टेंस जो ट्रांसमिशन लाइन की जो डिस्टेंस है फ्रॉम रिसीविंग एंड टू सेंडिंग एंड, जो डिस्टेंस जब आप इसको इंक्रीज करो तो आप देख रहे हो कि कॉस्ट जो है डीसी का पीडीसी में वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू एसी। ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों जो कर्व्स है जो आपस में क्रॉस करती है, उस पॉइंट पे दोनों का कॉस्ट सेम ही रहता है, सेम डिस्टेंस। और ये होता था हमारे इस सिस्टम में 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर तक आपका एसी सिस्टम ज्यादा रिलायबल होता था डीसी से, 800 किलोमीटर तक। लेकिन जब अब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गई, टेक्नोलॉजी अब दिन ब दिन उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है, तो उसकी वजह से ये लिमिट अब 600 किलोमीटर तक आ गया। अप टू 600 किलोमीटर आपका एचवीएसी कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू डीसी सिस्टम, अप टू 600 किलोमीटर। लेकिन आप देखते हो इंडिया की बात करते हैं, अब इंडिया की बात करते हैं, अब देखो कश्मीर से मतलब साउथ की तरफ जब जाएंगे हम, तो डिस्टेंस देखिए कितनी डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो हमें चाहिए, अगर हम डीसी में, अगर हमें ट्रांसमिट करना है पावर, तो हम किस में करेंगे, डीसी में ही चाहेंगे, क्योंकि डीसी में आपका कॉस्ट फिर कम पड़ जाता है डिस्टेंस के हिसाब से। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो डीसी वाला सिस्टम आपका इफेक्टिव रहता है एज कम्पेयर टू एसी सिस्टम। तो ये चीज आपको समझ आया होगा यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है, ठीक है। हाँ जी, आज के लिए काफी